तो साल 2025 चल रहा है। पूरी दुनिया नैनो पार्टिकल्स का मेडिकल फील्ड में यूज़ कैसे कर सकती है, इसके पीछे लगी। चाहे वो गोल्ड के नैनो पार्टिकल हो कैंसर के लिए, या फिर आयरन के फॉर्मुलेशंस एनीमिया को ठीक करने। पर क्या आपको पता है, ये सारी डिस्कवरीज कोई नई बात नहीं है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, भारत उसे आज से हजारों साल पहले भस्म के रूप में प्रयोग कर चुका है। हाँ, वही भस्म जिसे मॉडर्न मेडिसिन जहर मानती है, पर आयुर्वेद के लिए वो किसी अमृत से कम नहीं। आखिर क्यों कभी आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आयुर्वेद की भस्में भी नैनो पार्टिकल्स पर ही आधारित हैं? आखिर क्यों कभी ये खबर किसी अखबार, किसी न्यूज़पेपर या किसी चैनल पर नहीं दिखाई गई? तो आज हम जानेंगे कि भस्म है क्या। तो देखिए, भस्म को अगर आप एकदम आसान भाषा में समझना चाहें तो भस्म तब बनती है जब किसी मेटल, नॉन मेटल को आप या अदर सब्सटेंस को उसके नैनो स्टेज तक लाते हैं और उस चीज़ को आप औषधि के तौर पे यूज़ करते हैं, तो बनती है एक भस्म। अब आप सोचिए, ये कितना अमेजिंग है कि जब दुनिया के पास कोई शार्प ब्लेड नहीं था किसी चीज़ को कट करने के लिए, तब आयुर्वेद नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा है। अब आपके मन में ये होगा कि नैनो पार्टिकल है क्या। तो नैनो पार्टिकल साइज का वो रेंज है जब आप 1 मीटर को एक जो अरबवां हिस्सा होता है, कि मतलब आप 1 मीटर की लेंथ को 1 अरब टुकड़े कर देंगे तो जो पार्टिकल बचेगा या तो जो लेंथ बचेगी वो होती है 1 नैनोमीटर। अब आप सोचिए, आयुर्वेद उस समय कितना साइंटिफिक और कितना क्लियर कॉन्सेप्ट था उसका कि वो नैनो पार्टिकल्स की बात कर रहा था। तो हम पता करते हैं, अब हम जानते हैं कि भस्म तैयार कैसे होती है। तो जिस सब्सटेंस की आपको भस्म बनानी है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसको सबसे पहले आपको हीट करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक। और जलाना भी तो कैसे, कोई नॉर्मल आग से नहीं, उसको जलाते हैं और उसको कई बार औषधियों के साथ भावना देते हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार जिस भस्म की रिक्वायरमेंट जैसी होती है उसका वैसे प्रोसेस से उसको बनाते हैं। अब भस्म बनाने के में कई स्टेप्स आते हैं आपके। पहला होता है शोधन, फिर होता है मर्दन, फिर करते हैं अमृतीकरण और चौथा होता है जारण। ये एक जनरलाइज तरीका है एक भस्म बनाने का, पर भस्म किस सब्सटेंस की बन रही है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रोसेस कैसा होगा। अब आप सोचिए, आज साइंटिफिकली हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा होता है, ठीक। जैसे अगर आप एक आलू लिए, अब एक आलू का सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है, बट अगर आप उस आलू के 2 टुकड़े कर दिए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब आप ये सोचिए, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का। तो भस्म जब नैनो पार्टिकल की बात आयुर्वेद करता है तो नैनो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो बॉडी में उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और वो अच्छे से डिजॉल्व होके वो हर काम कर सकते हैं जो बॉडी को नीड है। अब हम देखेंगे कि भस्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे है और क्या है, मतलब भस्म आज से कितनी हजार साल पहले या कब इस्तेमाल होती थी और कैसे भस्म की नींव रखी गई। तो सबसे पहले आचार्य नागार्जुन जी ने भस्म के बारे में एक ग्रंथ लिखा या भस्म के बारे में बताया। मतलब उन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद की केमिस्ट्री मतलब रसशास्त्र की नींव रखी, जिसमें उन्होंने मरकरी मतलब पारा को मुख्य धातु मानते हुए बाकी की सारी स्टडी की। अब आचार्य नागार्जुन के बाद 14वीं शताब्दी में रस रत्न समुच्चय में कई भस्मों का वर्णन मिलता है, और 14वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी आई तो भारत के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने या वेस्टर्न मीडिया ने भी एलिमेंटल मेडिसिन की चर्चा होने लगी कि कैसे एलिमेंटल मेडिसिन को आप बॉडी में यूज़ कर सकते हैं और उससे डिजीज। 1970 से लेके 1990 तक भारतीय शोध संस्थानों ने स्वर्ण भस्म और लौह भस्म पे प्रयोगशाला में जांच करनी शुरू की, और उसके बाद जब सन 2000 आया तो हमने भस्म को कई सारे टेक्नोलॉजी के साथ, कई सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका शोध और परीक्षण करना शुरू किया। जैसे हमने भस्म की एक्सरे डिफ्रेंसिएशन टेक्निक से स्टडी की, फिर इमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, और इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा से हमने भस्म की स्टडी की, और हमने पाया कि भस्म टोटली प्योर है एक नॉर्मल यूज़ के लिए, अगर आप उसको सही डोज में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे भस्म का साइंटिफिक एनालिसिस। तो जब हमने स्वर्ण भस्म को जांचा, परखा, तो हमने पाया कि स्वर्ण भस्म का पार्टिकल साइज जो है वो 50 से 60 नैनोमीटर के बीच में है। और जब स्वर्ण भस्म की स्टडी की गई तो इसमें देखा गया कि इसमें 98% प्योर गोल्ड के क्रिस्टल मिले। और ताम भस्म की स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि ताम भस्म के ऊपर एक CuS की लेयर है, ना कि CuO की लेयर।
वहीं अगर हम देखते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो मोर टॉक्सिक होता है मेटालिक सल्फाइड से। तो इन सारी स्टडी से पता चला कि एक अच्छी तरह से बनी भस्म आपके बॉडी सेल से रिएक्ट नहीं करती है। और जब एक स्वर्ण भस्म को मतलब गोल्ड की भस्म को एक चूहे में जब पुट किया गया तो उसमें देखा गया कि एथराइटिस मॉडल के चूहे में इन्फ्लेमेशन में कमी आई। और वहीं पे एक लॉ भस्म को किसी इस ऐसे एनिमल में दिया गया जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी थी, तो वहाँ देखा गया कि हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। भस्म के वर्किंग की बात करें तो आप भस्म के वर्क को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो उनके फीचर हैं वही उनके असली काम करने का तरीका बतलाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भस्म एक नैनो साइज का पार्टिकल है जो अपने नैनो साइज की होने की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली आपके गट में, उसका सेलुलर अपटेक बढ़ जाता है, इवन उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कई हद तक बढ़ जाती है। अगर इनके सेकेंड फीचर की बात करें तो वो है आयन रिलीज मैकेनिज्म, जिसके द्वारा जब एसिडिक इन्वायरमेंट में आपके स्टमक में भस्म जाती है तो वहाँ से वो जैसी भस्म रहेगी वैसे वो आयन रिलीज करती है। अगर लो भस्म है तो Fe2+ आयन, Zn2+ आयन एंड Cu2+ आयन आपके गट में वो रिलीज कर देती है। और जो आपके डीएनए सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और सेलुलर अपटेक एंड एंजाइमिक एक्टिविटी में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो इनका जो तीसरा फीचर है वो है इंट्रैक्शन विद प्रोटीन एंजाइम। भस्म प्रोटीन के साथ मिलके क्या करती है कि ये मॉड्यूलेट कर देती है जो भी सिग्नल पाथवे होता है, जिससे आपको एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन मिलता है। बट एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, अगर भस्म अच्छे से नहीं बनी है या भस्म अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हुई है तो भस्म आपके बॉडी को कई हद तक हार्म कर सकती है। अब हम बात करेंगे भस्म के क्लिनिकल ट्रायल्स और उसकी केस स्टडी के बारे में। तो देखिए, सन 2012 में एक दास नाम के साइंटिस्ट ने स्वर्ण भस्म में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने करीब 42 कैंसर रोगियों को स्वर्ण भस्म से ठीक करने की कोशिश की, जिसमें से उन्होंने देखा कि 17 रोगियों में स्वर्ण भस्म का पॉजिटिव अच्छा इफेक्ट आया। ठीक, अब यहीं अगर हम दूसरे केस स्टडी की बात करें तो सन 2017 में गुप्ता एंड कलीग्स ने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि उन्होंने जो भस्म वाली औषधि है उसको एक रेडिकल थैलेसीमिया एनीमिया वाले पेशेंट को दिया। तो उन्होंने देखा कि उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, हालांकि जो कि नॉर्मल टैबलेट से लेवल जो बढ़ता है वो काफ़ी स्तर से कम था। तो एक एग्जाम्पल हमको मिलता है या एक केस स्टडी मिलती है हमको भस्म के अगेंस्ट, जो कि डॉक्टर फिलिप्स के द्वारा की गई। तो डॉक्टर फिलिप्स, जिनको आप लीवर डॉक्टर के नाम से जानते होंगे, इन्होंने सन 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बताया कि उनके पास एक पेशेंट आया जिसमें खाने की वजह से लीवर इंजरी हो गई थी। बट हालांकि इन्होंने अपने आर्टिकल में मे शब्द का प्रयोग किया है, मतलब इनको भी अभी कंफर्म नहीं है कि भस्म से टॉक्सिसिटी होती है या नहीं होती है। तो अगर हम चौथी केस स्टडी की बात करें तो हमें पता लगा कि सन 2023 में एक चंडोला नाम के साइंटिस्ट ने और उनके कलीग्स ने मिलकर करीब 400 लोगों पे धात्री भस्म दे के प्रयोग किया, और जिसमें उन्होंने देखा कि इन 400 लोगों में हीमोग्लोबिन का लेवल 8.46 से बढ़ के 9.86 तक हो गया था। और ये काम बहुत ही जल्दी हुआ था एक नॉर्मल टैबलेट्स जो होती हैं उनके मुकाबले। और हालांकि एक सबसे अच्छी बात है कि भस्म का प्रयोग करने के बावजूद भी इन सब पेशेंट में कोई भी अन्य समस्या देखने को नहीं मिली। अक्टूबर 2001 में एक ऐसा ही केस को मिली जिसमें एस बुहा और पीएच कुलकर्णी नाम के साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अभ्रक भस्म का प्रयोग किया माइस में। इन्होंने देखा कि CCl4 देने की वजह से जो माइस के लीवर सेल्स को डैमेज हुआ था, जिससे लाइपेज एंजाइम के बनने में काफ़ी कमी आ गई थी, तो इन्होंने अभ्रक भस्म की 10 mg से लेकर 20 mg तक डोज को देने की वजह से उसमें काफ़ी सुधार आया और एक हद तक लाइपेज का लेवल एकदम नॉर्मल हो गया, जिससे अभ्रक भस्म का हिपैटोप्रोटेक्टिव नेचर का पता लगा। अब यहाँ एक समस्या आती है कि मॉडर्न वर्ल्ड की या वेस्टर्न वर्ल्ड की समस्या ये है कि जो काम वो खुद नहीं करता या जो एक्सपेरिमेंट वो खुद नहीं करता उसको वो गलत बताने लगता है। चाहे आप कितना भी आप उस प्रोसेस को कितने भी साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर सके, वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा उसे गलत। तो भस्म के लेकर विवाद आज से नहीं, आज से कई सालों से है या कई साल पहले से भी है। अगर आप मॉडर्न डॉक्टर्स ही माने तो भस्म की जो पोटेंसी है या भस्म की जो क्वालिटी है आप उसको चेक नहीं कर सकते। और हालांकि ये बात कई हद तक सही भी है, क्योंकि एक स्टडी में पता चला कि जो भस्म या आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसमें लौह और आर्सेनिक की मात्रा एक नॉर्मल लेवल से कई ज़्यादा। तो ऐसा ही एक स्टडी आपको चंडीगढ़ से मिलता है, जहाँ पे एक जांच में पता चला कि करीब 43 आयुर्वेदिक दवाओं में लौह की मात्रा और आर्सेनिक की मात्रा मानकों से बहुत ज़्यादा पाई गई, और जिसके कारण बस कई देशों ने आयुर्वेदिक दवाओं पर ढेर सारी सख्ती लगाई है। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो भस्म के आप जो भी ये सब पार्टिकल देखे हैं कि इसमें जो हैवी मॉडल्स का डिसॉल्वेशन है या लौह की मात्रा या आर्सेनिक की मात्रा जो भी ज़्यादा है, वो गलती है उन कंपनियों की
जो ये भस्म प्रोड्यूस करती है, उन मैन्युफैक्चरर की गलती है, ना कि आयुर्वेदिक दवाओं की गलती। तो इसी कारणवश अमेरिकन फूड एंड ड्रग सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने आयुर्वेदिक दवाओं पे भारी संख्या में हैवी मेटल होने की वजह से उसने आयुर्वेदिक दवाओं पे समय समय पर रोक लगाया है। और ऐसे ही NPR जैसे कई सारे मीडिया आउटलेट ने आयुर्वेदिक दवाओं में हैवी मेटल्स का जिक्र बहुत ज़्यादा पाया है। और ऐसे ही डॉक्टर फिलिप्स ने 2018 में शोध में पाया कि भस्म जो है, एक हैवी डोज की भस्म आपके लीवर को खराब कर सकती है। हालांकि उनकी जांच का कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है, बट उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया। और भस्म के सपोर्ट में ये बोला जाता है कि भस्मीकरण की पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो हैवी मेटल्स होते हैं वो एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जहां उनकी बायोअवेलेबिलिटी ना के बराबर रहती है। ऐसी एक स्टडी सन 2014 में आई हर्बल भट्टलारी की तरफ से, जहां पे उन्होंने नागा भस्म पे प्रयोग किया और उन्होंने यह लिखा कि हालांकि लीड टॉक्सिक है, पर हमने पूरी तरह से रेडी भस्म में लीड की कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं पाई। और अन्य कई सारे रिसर्च ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अगर एक अच्छी से पूरी तरह तैयार भस्म है तो उसमें हैवी मेटल जो होते हैं वो ना के बराबर पाए जाते हैं, या वो बस मानकों में ही रहते हैं। और आयुर्वेद के पैथोग्राफिक आध्यता भी मानते हैं कि अगर भस्म को एक सीमित डोज में और एक सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो भस्म आपकी बॉडी को कभी भी हार्म नहीं करती है। तो चीन और तिब्बत में ही एक ऐसी ही रासायनिक परंपरा है जिसमें भस्म जैसा ही एक फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, जिसे उन्होंने जोंटाई नाम दिया है। अगर सही तरीके से आपको बताया जाए तो भस्म आपकी बॉडी को कभी भी हार्म नहीं कर सकती है, अगर वो भस्म अच्छी तरह से बनी हो और आप उसको एक सीमित डोज में डॉक्टरों के अनुसार ले रहे हैं। ये जितनी भी केस स्टडीज़ हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, पबमेड जैसी और अन्य कई सारी ऑफिशियल गवर्नमेंटेड साइट्स हैं जहाँ पे ये सारे डाटा प्रेजेंट। भारत में ही स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म और कई अन्य फॉर्मुलेशन है जो कि भारत में यूज़ होते हैं, और कई सारे देशों में, कई सारे कंट्रियों में इनका यूज़ काफ़ी हद तक होता है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो यूज़ है वो ग्लोबल मार्केट में इस तरह हो रहा है कि अगर WHO की माने तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अराउंड वो $5 अरब का है, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं तो कि भस्म का यूज़ कब और कैसे किया जाता है। तो देखिए, भस्म का यूज़ एज अ रसायन किया जा सकता है। वहीं भस्म का यूज़ अगर देखें तो जिसमें से स्वर्ण भस्म को आप फर्टिलिटी और मेमोरी के जो डिजीज़ हैं उनमें कर सकते हैं। वहीं अभ्रक भस्म को आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ताम्र भस्म को आप लीवर डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। और वहीं लौह भस्म को एनीमिया की डिजीज़ को ठीक करने में दिया जाता है। तो अब आप ये सोचिए, ये नॉलेज जो है वो आज से हज़ारों साल पहले, आज से कई हज़ारों साल पहले आपकी संहिताओं में, आपके कई सारे ग्रंथों में दी हुई है। आपको पता थी क्या? ये बात आपको पता थी क्या? कभी किसी ने आपको ये बात बताई? ना किसी मीडिया, ना किसी आर्टिकल, किसी ने भी नहीं। मतलब आपको भारत के इतने अच्छे ज्ञान को आपसे छुपा के रखा गया। अब आप सोचिए क्यों? हमेशा यही दिखलाया जाता है कि भस्म बेकार है, भस्म टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, भस्म में हैवी मेटल्स होते हैं, भस्म आपकी मेमोरी, आपके लीवर के लिए हार्मफुल होती है। बट सच जानिए, क्या भस्म सच में हार्मफुल है? अगर नहीं तो आप उसको यूज़ करके देखिए। भस्म कई सारी मॉडर्न मेडिसिन से कहीं ज़्यादा, कहीं लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। अब आप ये सोचिए, जो डॉक्टर फिलिप्स ने बताया कि भस्म जो है वो लीवर टॉक्सिसिटी की एक पेशेंट में, और उसको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ गई। अब आप ये बताइए मुझे, मॉडर्न की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो लीवर को हार्म नहीं करती है? आप मॉडर्न की एक मेडिसिन का वो बता दीजिए जिसका कोई साइड इफेक्ट ना होता, चाहे वो पैरासीटामॉल हो, चाहे स्ट्रेप्टोकाइनेस हो, चाहे कोई भी डिजीज़ हो, वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट देगी या आपके लीवर को ही हार्म करती है। क्योंकि लीवर एट द एंड आपकी बॉडी की पूरी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। तो ये था आज का वीडियो भस्म के बारे में।